दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड को। इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर कैटेगरी में दूसरे नंबर पर आते हैं और पिछले 5 सालों में इसने लगभग 21% का CAGR डिलीवर किया है। पर इन सब फैक्टर्स के बावजूद क्या ये फंड आपके लिए सही है? अगर आप इसमें एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो क्या आने वाले समय में ये फंड आपके लिए सही रहेगा? चलिए इस वीडियो में काफी सारे फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं और वीडियो के एंड तक आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। फंड के बेसिक डिटेल से शुरुआत करते हैं। तो इसमें अगर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 5,000 रुपए से कर सकते हो और मिनिमम SIP अगर आप करना चाहते हो तो 500 रुपए से कर सकते हो। एग्जिट लोड इसमें बहुत ही कम है और सिर्फ 30 दिनों के लिए है। 0.1% का एग्जिट लोड, यानी कि एक पेनल्टी ली जाएगी अगर आप इन्वेस्ट करते हो और विद इन 30 डेज उसको निकाल लेते हो तो 0.1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड इसमें कोई भी नहीं है, यानी कि जब चाहो तब अपना पैसा आप निकाल सकते हो। रिस्कोमीटर में ये वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वेरी हाई रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 37,000 CR से भी ज्यादा है। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये सेकंड नंबर पर आता है। इसके ऊपर है मिराई एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सबसे ज्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होल्ड करता है। टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें, टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कितना चेंज हो रहा है। तो 25% का टर्नओवर रेशियो ये ठीक ठाक, मैं इसको कम ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं है, पर एक एक्टिव स्कीम के लिए ये थोड़ा मुझे कम लगता है। बेंचमार्क की अगर हम बात करें तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है, यानी कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है ये इस बेंचमार्क को रखकर ही गेज किया जाता है या जज किया जाता है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.73% है। अगर इस कैटेगरी की मैं बात करूं तो हाईएस्ट आपको 1.1 के आसपास देखने के लिए मिलता है और लोवेस्ट आपको 0.5 से लेकर 4 के बीच में देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो इस कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा बीच में मैं कहूंगा कि कहीं आता है। नेक्स्ट मैंने इसको इसके कंपटीटर्स के साथ कंपेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो ब्लू लाइन है वो SBI लार्ज एंड मिड कैप की है, जो पर्पल लाइन है वो मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप की है, जो ग्रीनिश लाइन है वो बंधन लार्ज एंड मिड कैप की है। तो जो सबसे ऊपर की तरफ आपको जो लाइन दिख रही है वो मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप की है, और जो थर्ड नंबर पर आपको लाइन दिख रही है वो है SBI लार्ज एंड मिड कैप की। तो नो डाउट SBI लार्ज एंड मिड कैप से भी काफी फंड्स ऐसे हैं इस कैटेगरी में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से दो नाम है, एक हमारा बंधन का लार्ज एंड मिड कैप और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप। अगर आपको इंडिविजुअल वीडियोस देखने हैं इन दोनों फंड्स के तो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप उन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हो। पर अगर आप गौर से देखोगे तो SBI का फंड अभी भी मिराई एसेट के फंड से अच्छा परफॉर्म कर रहा है 2023 से। पास्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड के तो पिछले एक साल में इसने 5% के रिटर्न दिए हैं, वही इसके बेंचमार्क के रिटर्न दिए थे लगभग 2.5% के आसपास, और कैटेगरी का एवरेज था -1.89। 3 साल के टाइम फ्रेम में बेंचमार्क ने दिए थे 14.22% के रिटर्न और इसने दिए थे 17.14, वही कैटेगरी एवरेज था 17.46% के आसपास। तो इसने अंडर परफॉर्म किया था कैटेगरी एवरेज को, बेंचमार्क को इसने डिफीट किया था पर कैटेगरी एवरेज को नहीं। 5 साल में अगर हम देखेंगे तो इसने बेंचमार्क को भी बीट किया है और कैटेगरी एवरेज बीट किया है, पर 7 साल का अगर आप देखोगे तो बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया है पर कैटेगरी एवरेज से नहीं, और 10 साल का अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो बेंचमार्क को इसने आउट परफॉर्म किया है पर कैटेगरी एवरेज को बहुत ही माइनर मार्जिन से इसने आउट परफॉर्म किया है। तो नो डाउट इसने हमेशा अपने बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न दिए हैं, पर कैटेगरी एवरेज की जब भी बात आ जाती है थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब कैटेगरी में ऐसे भी फंड्स है जो इससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड खराब है, क्योंकि बेंचमार्क से तो ये आपको अच्छे ही रिटर्न्स निकाल कर फिर भी दे रहा है अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। नेक्स्ट इसके अगर हम रोलिंग रिटर्न्स देखें तो रोलिंग रिटर्न्स हमें ये आइडिया देते हैं कि कौन सा फंड कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है अपने रिटर्न्स को लेकर। तो उसमें हमें ये समझने के लिए मिलता है कि कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क इसके जो रोलिंग रिटर्न है वो थोड़े बहुत अच्छे हैं। अगर हम इसका मीडियन देखें तो मीडियन अच्छा है, एवरेज देखें तो एवरेज भी अच्छा है, और मैक्सिमम आप अगर देखोगे तो वो कम है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि रोलिंग रिटर्न्स इस फंड के ठीक ठाक है, इतने ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं करते हैं अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। मार्केट वॉलेटिलिटीज में हम दो रेशोस को स्टडी करेंगे, एक है अपसाइड कैप्चर रेशो और दूसरा है डाउनसाइड कैप्चर रेशो। अपसाइड कैप्चर रेशो हमें ये बताता है कि अगर मार्केट में कोई भी अपमूव आता है तो कितना अच्छे से ये फंड उस अपमूव को कैप्चर कर पाता है, और अगर कोई डाउन मूव आता है तो उस डाउन मूव में ये कितना कम गिरता है। तो कैटेगरी एवरेज अपसाइड का है 97, वहीं पर इसका है 87।
तो ये जो अपसाइड कैप्चर रेशो ये 100 से जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना ज्यादा अच्छा, बल्कि इसका अपसाइड कैप्चर रेशो अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है, तो ये एक रेड फ्लैग है। डाउन साइड की बात करें तो कैटेगरी का है 94 और इसका है 75, जो कि अच्छा है। मतलब जब भी मार्केट नीचे गिरती है तो ये फंड उतना ज्यादा नहीं गिरता है जितना कैटेगरी गिरती है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर इसको 1 पॉइंट मिलता है, पर अपसाइड कैप्चर रेशो में ये मार खा जाता है। पर जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है ये उतनी अच्छी तरीके से अपसाइड को कैप्चर नहीं कर पाता है। इसके रिस्क रेशियोज को अगर हम एनालाइज करें तो हमें इसकी वॉलेटिलिटी और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बारे में पता चलेगा। तो शार्प रेशो को मैं देखता हूं, शार्प रेशो इसका बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छा है और कैटेगरी एवरेज से भी अच्छा है 0.96। जनरली शार्प रेशो अगर 1 के ऊपर है तो हम अच्छा बोल सकते हैं, पर इसका अप्रोक्सीमेटली 0.96 के आसपास है, तो ये भी अच्छा है पिछले 3 साल के डेटा के हिसाब से। बीटा अगर आप देखोगे तो ये कैटेगरी एवरेज से कम है, तो हमें ये बताता है कि कंपेयर टू इट्स कैटेगरी ये थोड़ा कम वॉलेटाइल है। और अल्फा भी अगर आप देखोगे तो अल्फा भी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। तो तीनों पैरामीटर्स में, तीनों रिस्क रेशियोज में ये फंड जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। इसका पोर्टफोलियो भी हम देख लेते हैं। तो पोर्टफोलियो अभी के हिसाब से है, लार्ज कैप में लगभग 43% के आसपास एलोकेशन है, मिड कैप में 39% के आसपास एलोकेशन है, और स्मॉल कैप में आप देखोगे तो लगभग 14% के आसपास एलोकेशन है। तो ये एक लार्ज और मिड कैप फंड है, तो मिनिमम 35% लार्ज कैप में और मिनिमम 35% मिड कैप में रखना कंपलसरी होता है। बचा हुआ जो 30% होता है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे एलोकेट करना है। तो इन्होंने थोड़ा ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ रखा है, जो कि अभी आपको इस कैटेगरी में होता हुआ जनरली देखने के लिए मिलेगा कि मोस्टली काफी सारे फंड्स 40% से ज्यादा लार्ज कैप में ही होल्ड करते हैं, और मिड कैप में इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं है बहुत सारे फंड्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो अगर आप इसके टॉप 10 स्टॉक्स भी देखोगे तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एशियन पेंट्स, बर्गर पेंट्स, भारत फोर्ज, श्री सीमेंट और एल्केम लैबोरेटरीज। तो ये जो टॉप 10 के स्टॉक्स है मेरे को बहुत ही लार्ज कैप सेंट्रिक लग रहे हैं। इसमें से 2 या 3 ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो मिड कैप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, बाकी सब इधर आपको लार्ज कैप ही देखने के लिए मिलेंगे, और उसमें भी एचडीएफसी बैंक में इसका 6% से भी ज्यादा का एलोकेशन है। तो चलिए इस फंड के बारे में कंक्लूजन लेते हैं। तो कंक्लूजन में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप इस फंड में एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो तो नो डाउट ये फंड ने आपको काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए होंगे, और ये फंड अच्छी तरीके से अपने बेंचमार्क को बीट कर भी रहा है। आप इसको और ट्रैक कर सकते हो और इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। पर ध्यान रखना, अगर आप नया इन्वेस्टमेंट कोई भी प्लान कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में आपके पास और बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उनकी तरफ जरूर जा सकते हो। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों अपना एनालिसिस जरूर कर लेना, या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर लेना। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।